तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हो या जो एग्ज़ाम आप दोगे, तो उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसकी कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, सपोज़ आप MCA का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए उसमें क्या आएगा। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर आएगा, किसका कितना वेटेज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके कितने मार्क्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए, वो एग्ज़ाम कब होगा वो भी पता होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको पहले से एग्ज़ाम का पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको ये एग्ज़ाम देने जाते हो, अब आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकलेगा वो कब निकलेगा। एग्ज़ाम क्या 2 महीने बाद है या 8 महीने बाद होगा या 10 महीने बाद होगा, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो अचानक एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, हमको कितना समय मिल रहा है, उस समय को हम कैसे मैनेज करें, स्कूल, कॉलेज या एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करें। आप सब बहुत सारे बच्चे कॉलेज गोइंग रहते हैं, उनको कॉलेज में रेगुलर क्लासेस भी करनी होती है, क्लासेस के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है। कभी कभी होता है कॉलेज का एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम मुश्किल से 5-10 दिन का गैप होता है। तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग उसको, तो वो कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत कारगर है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करके अच्छा रैंक लाएं। तो आई थिंक आपको भी शायद ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे किसी भी क्वेश्चन जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता होगा कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 घंटे का है। अगर 2 घंटे का कोई भी एग्ज़ाम है, सपोज MCA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 घंटे का है, तो 2 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिन क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन आप एकदम छोड़ देना। जैसे हम MCA का एग्जांपल दें, MCA में आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और कंप्यूटर और इंग्लिश आता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है MCA का एग्ज़ाम। तो MCA में आपका एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता है और आपका टाइम भी फिक्स रहता है कि आपको टाइम 70 मिनट्स का दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेम ऐसे ही रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा, बट इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, उसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग, सारा जितना भी आपका रहेगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1000 नंबर का ये आपका MCA का एग्ज़ाम होता है, 120 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको मान के चलो आप कोई क्वेश्चन देख लो, आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन में हमें 1 मिनट टाइम लगेगा या 5 मिनट या 4 मिनट। तो जिस क्वेश्चन में पहली नज़र में आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आप वो टाइमिंग आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। क्योंकि जैसे मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 70 मिनट दिया जाएगा, तो एक क्वेश्चन को करने में कितना होगा, 1 मिनट भी आपका टाइम नहीं, मतलब 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये आप टाइम लेकर के चलो, किसी में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं, किसी में आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो एवरेज आप लेके चलो कि 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन आप मान करके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है। किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट भी लग सकता है, बट आप एवरेज मान के चलो कि 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा मैथ्स में नहीं देना है। तो पहले फटाफट आप देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका जो आसान क्वेश्चन रहता है वो लास्ट में आता है और लास्ट तक जाते जाते आपका टाइम ही ओवर हो जाता है और आप वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हो सकता है आप 40 क्वेश्चन तक पढ़े हो, उसके बाद आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए हो, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, 100 में 100 क्वेश्चन तो कोई बच्चा नहीं करता, उसमें कुछ छोड़ता भी है। तो वो बुद्धिमानी वो होती है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है।
जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है आप एकदम छोड़ दो, जिसमें आप श्योर नहीं हो कि ये क्वेश्चन हो सकता है भाई मेरा गलत हो जाए, आप एकदम छोड़ दो, आगे बढ़ो। दूसरा है निगेटिव मार्किंग से बचना। निगेटिव मार्किंग आपका, अगर क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं आपको मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, आप बेटा 25 ही क्वेश्चन करो। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं या 25 आते हैं, आप उतने ही करो, आप गलत नहीं अटेम्प्ट करो, आपका देखना रैंकिंग कितना बढ़ जाएगा। कंप्यूटर में आपको 10 आते हैं, आप उतना ही करो, जितने 100% आप श्योर हो वही करो। निगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। निगेटिव नहीं, ऐसा नहीं कि तुक्का मार देते हैं, अच्छा इसका आंसर 50-50 लग रहा है चलो मार देते हैं, जैसे बचपन में करते थे ना, 1-2 करके चलो इसमें आ गया, अब इसको टिक मार देते हैं। तो वो काम एंट्रेंस एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना है, वो हम आपका बता ही दें। 1 मिनट मान के चलो, 1 मिनट किसी में 1.5 मिनट भी लग सकता है, तो एवरेज मान के चलो कि कोई आपका क्वेश्चन वर्बली भी हो जाएगा, तो इसीलिए एवरेज हमने लिखा है कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट देना है। एग्जाम के 7 डेज पहले आप जितना भी है आप सारा नया टॉपिक बंद कर देना, आप कुछ नहीं करना। 7 डेज में जो आप साल भर पढ़ाई की हो आप उसी को रिवीजन करना। मान लेते हैं आप मैथ्स का है, फॉर्मूलाज देख लो, किसी का ट्रिक है आप वो ट्रिक देख लो, तो सिर्फ 7 डेज में आप वो सारा जितना भी है रिकॉल करना, कुछ नया नहीं आपको पढ़ना है। रीजनिंग का है, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक में फॉर्मूलाज रहते हैं, लाइक रैंकिंग है, आपका अल्फाबेट का पोजीशन है, ब्लड रिलेशन का कुछ थ्योरी है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, सिलॉक्स है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपका रिवीजन मांगता है, तो आप वो देख लीजिए। न्यू टॉपिक आपको एकदम नहीं स्टार्ट करना है। मान लेते हैं आपका एग्जाम का डेट आ गया, आपका एग्जाम 10 दिन बाद है, तो आप सोचो कि अरे हम तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़े छोड़ दो। जितना आप पढ़े हो, आप अगर 12 चैप्टर हैं, 12 में आप अगर 10 ही चैप्टर पढ़े हो तो बिल्कुल आप 10 पढ़ करके जाओ, आपका उसी में से सिलेक्शन। लेकिन वो 10 ऐसे पढ़ने चाहिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, आप वो अटेम्प्ट करके आओ। तो पढ़ाई इस टाइप की आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए, बस हो गया, उससे आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है कि कहीं से भी उस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपका वो आना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 5 इयर्स का PYQ। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 15 साल 20 साल का PYQ, हम नहीं बोलते हैं। जैसे MCA का ये एग्जाम था, आज से 15 साल पहले MCA का जब एग्जाम होता था तो उसमें क्या था, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और एक आध GK का क्वेश्चन दे देता था, ऐसा इंग्लिश का एक आध का भी क्वेश्चन दे देता था, और उसमें कोई टाइम स्लॉट नहीं था। ठीक है, आपका जो भी टाइम रहेगा, आपका पूरा टाइम उसी में, आपको जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो सारा टाइम मैथ्स में फोकस करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 12 नंबर का रहता था। जिसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बच्चा रीजनिंग से स्टार्ट कर देता था, बहुत कंप्यूटर से कर देता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब देखो कंपटीशन में भी अपने आप में कंपटीशन हो गया। अब क्या है, टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया है, आपका मैथ्स का है, मैथ्स का अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े हो तो जो आपका टाइम है 70 मिनट, वो आपका यूजलेस है, बेकार है। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तो वो 70 मिनट आपको सिर्फ टेबल पे बैठ करके आपको लैपटॉप देखना होगा, सिंपली टाइम आपका वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। रीजनिंग का है, अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर के सहारे जा रहे हो, तो जो रीजनिंग का आपका 30 मिनट दिया जा रहा है वो आपका टाइम बेकार हो जाएगा। मतलब उस टाइम आप ऐसा नहीं है जंप कर दो, भाई मैथ्स का क्वेश्चन बना ले रहे हैं या कंप्यूटर का, नहीं, आपका सिस्टम सही है, मैथ्स आएगा, देन रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो अब आपको क्या है, सब में मेहनत करनी होगी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर। हम इंग्लिश को कभी उतना वेटेज नहीं देते, क्यों? क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस फिक्स नहीं। अगर यही इंग्लिश का सिलेबस फिक्स कर देता कि भाई मैथ्स इंग्लिश में टेंस आएगा, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, तो सिलेबस फिक्स कर दे तो चलो बच्चा मेहनत करे, प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल्स आएगा, तो उसका चलो सिलेबस फिक्स है, बच्चा मेहनत भी करे। अब इंग्लिश है, एक वर्ड लिख दिया ग्रामर,
अब ग्रामर लिख दिया तो ग्रामर तो अथाह है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई नहीं बता सकता ना। तो इसलिए हम कभी नहीं किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा इंग्लिश में टाइम वेस्ट करो। इंग्लिश के बजाय आप वो कंप्यूटर में टाइम दो, क्योंकि देखो कंप्यूटर में टाइम दोगे तो वो आगे आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन अगर आप साल भर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन बना ही पाओ, ठीक है। हो सकता है किसी का एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे दे तो श्योरिटी नहीं रहती ना, हो सकता है कोई एक वर्ड दे दे उसका मीनिंग कौन से 4 ऑप्शन में किसका करेक्ट है। तो इंग्लिश इसलिए कभी नहीं, मेरे अनुसार इंग्लिश अवॉइड करना चाहिए। फिर हम ये नहीं बोलेंगे किसी भी बच्चे को टाइम है तो पढ़ना भी चाहिए, हम नहीं बोले पढ़ाई कभी खराब नहीं जाता, बट हम एग्जाम के टाइम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। आपका मैथ्स ही इतना ज़्यादा होता है पोर्शन, मैथ्स के बाद फिर रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के बाद कंप्यूटर आएगा, तो आपको सब में टाइम देना है। सबके टाइम देने के साथ साथ आपको कॉलेज भी मैनेज करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो मस्ती करोगे ही ना, तो वो भी मैनेज करना है, तो इतना सारा नहीं हो पाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। डोंट सॉल्व ऑल क्वेश्चन, अच्छा सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए। जैसे मान लेते किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो बच्चा 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा नहीं करेगा। हाँ अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। निगेटिव नहीं है तुक्का मार देते, क्या पता सही हो जाए। बट अगर निगेटिव मार्किंग है तो हम एडवाइस करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जो आपको आते हैं जिसमें आप श्योर हो कि ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा वही अटेम्प्ट करना। क्योंकि निगेटिव मार्किंग से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद बोल करके आओगे अरे हमने तो 50 में 50 अटेम्प्ट किए, 40 में 40 अटेम्प्ट किए, सारे किए, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चला जो आपका सही क्वेश्चन है उससे भी माइनस मार्किंग हो करके आपका 0 आ गया। तो ऐसा गलती मत करना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम देखे हैं। अभी हाल का ही है, एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं ले सकती उसका, तो उसका भी जब मॉक देता था, मॉक देते समय उसका बहुत कम आता था, मतलब उसको लग रहा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैथ्स का पार्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं, उसको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। बट जब फाइनल एग्जाम हुआ तो सबसे पहले वो कूल माइंड होकर के एग्जाम देगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके दिमाग में था कि हो सकता है इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मुझे आगे ड्रॉप लेना पड़े, तो वो एकदम कूल माइंड था। ठीक है, एग्जाम दिया, एग्जाम में उसको जितना क्वेश्चन आता था, मेरे से बात हुआ तो हम बोले, हमने कहा बेटा देखो तुम ऑलरेडी सोच करके रखे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, तो इसलिए जब फाइनल एग्जाम तुम देना तो तुम्हें जितना आता हो ईमानदारी से तुम सिर्फ उतना ही करके आना। अब बिलीव नहीं मानिएगा, अभी उसका रैंक टॉप पे है। खैर, तो ये चीज हमने इसलिए बता दिया आपको कि आप निगेटिव मार्किंग से बचेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जितना आता है क्वेश्चन सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका सही है, एटलीस्ट 12 में 12 तो मिल रहा है ना आपको, और अगर पता चला एक सही है और दूसरा वाला गलत हो गया तो 12 में भी आपका नंबर कम हो जाएगा, और पता चला तीसरा गलत हो गया तो जो 12 मिल रहा है उसमें भी नंबर कम हो जाएगा। तो इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें 50 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट का था, 50 नंबर मतलब आधा नंबर का मारा मारी था, आप समझ सकते हो। ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए ध्यान से देना चाहिए। 50% क्वेश्चन आपके वर्बली हो जाते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हो। जैसे इस बार भी हम बहुत सारे बच्चों का देखे थे, क्वेश्चन में जो भी वर्डिंग लिखा हो उसमें एक बार लिख दिया तो नॉट, ठीक है। अब वो बच्चा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा और नॉट पढ़ना भूल गया, मतलब दिमाग में ही एक क्वेश्चन है नॉट, ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये नहीं वाला पूछ रहा है, और उसको क्या लगा ये सही वाला पूछ रहा है, तो जो उसको पहला सही दिख गया करके आ गया। बाद में जब घर में आया, जब आंसर शीट आई तो आंसर शीट में जब देखा ये मेरा मिस्टेक है, बोले ये तो मेरे को क्वेश्चन आता था, जब उसका वर्डिंग पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, अरे शिट ये तो मैंने खुद ही मिस्टेक कर। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं करना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद तब आंसर आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हड़बड़ी में आप क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो और टिक कर दे रहे हो, क्योंकि जितना टाइम आपको मिला है उतना ही अदर स्टूडेंट को भी मिला है।
तो जो कूल माइंड होकर के फाइनल एग्जाम देता है अल्टीमेटली सिलेक्शन उसी का होता है। सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो सिलेबस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बच्चा लोग क्या करता है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करेगा। ठीक है, 5 चैप्टर है, ऑलरेडी उसने 5 में 3 छोड़ दिए, 2 चैप्टर पढ़े, या जो 5 में 5 पढ़े प्रैक्टिस नहीं किया। तो बहुत सारा होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका आ रहा है सिलेबस इतना, आप करे हो इतना, तो इतने में पूरा तो नहीं कर पाओगे, वो भी छट जाएगा, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो हमेशा जब भी आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करें तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने का सोचिए। 40% सिलेबस आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो 40% चांसेस हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट जो बाकी के 60% चांस रहते हैं वो कब कंप्लीट होता है, जब आप 40 के बाद 30%, जैसे मान लेते हैं आप कोई भी टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका रिवीजन होता है। जैसे मान लेते हैं आप रीजनिंग का टॉपिक पढ़े, अल्फाबेट पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन करो, रिवीजन के बाद टाइमर सेट करके अल्फाबेट के आप क्वेश्चन करो, तो ये होता है प्रॉपर रिवीजन। और मान लेते हैं आपका 50 क्वेश्चन आप अल्फाबेट के बनाए, 50 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन गलत हो गया, फिर उन क्वेश्चन की एनालिसिस भी करो, ये 10 गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये गलत हुआ है तो इस कारण से गलत हुआ है। एक कॉपी बनाओ, एक नोटबुक में सारा चीज अपना नोट करो। जो भी आप टेस्ट दे दो, आप किसी का, आप मैथ्स का टेस्ट दे दो, आप मैथ्स के क्वेश्चन की एनालिसिस करो, इस टॉपिक में मेरे को ये दिक्कत हुई, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, या इसमें प्लस माइनस था मैंने ये मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या फॉर्मूला मैंने इसमें गलत कर दिया, तो सारा उसमें नोट करो। क्योंकि जब हमें गलती पता होगी तभी तो सुधार होगा। तो अपनी गलतियां खुद आप एनालिसिस करो। जब आप एनालिसिस करोगे अपनी गलतियां तो आपको पता चलेगा, धीरे 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 करके सुधार आएगा। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चे को बचपन में ABCD लिखाया जाता है, तो पहले वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, फिर उसका करेक्शन माँ रब कर देती है, नहीं बेटा ये गलत है, फिर से लिखो, फिर वो दोबारा फिर टेढ़ा मेढ़ा करे, फिर तीसरी चौथी बार थोड़ा उससे इम्प्रूवमेंट। तो वो गलती जब करेगा और उसमें धीरे धीरे सुधार करेगा तो 100% उसमें सक्सेस मिलती है। तो गलती करो, उसके बाद एनालिसिस भी करना चाहिए कि ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ। कितना हो गया, 40 और 30 70 हो गया, 30% और बचा सिलेक्शन पाने के लिए। वो कब होगा, जब आप मॉक दोगे। मॉक क्या होता है, जैसे टेस्ट और इसमें अंतर क्या होता है, टेस्ट आप टॉपिक वाइज देते हो। जैसे मान लेते हैं आपका अल्फाबेट हुआ, आपने अल्फाबेट का टेस्ट दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, आपने उसका टेस्ट दे दिया। बट मॉक में आपका कंप्लीट होता है, जैसे मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर। तो पता है माइंड तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। मैथ्स के बाद अगर हम रीजनिंग में आ रहे हैं तो तुरंत मेरे को रिकॉल होना चाहिए, अच्छा इसका ये फॉर्मूला ये। तो जब आप मॉक देते हो और मॉक भी जब आप दोगे तो उसको भी टाइमर लगा करके दो प्रॉपर ढंग से, कि 2 घंटे का है टाइम मेरे को एग्जाम में मिलेगा, 2 ही घंटे में मुझे ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी है इसको देना है, ऐसे प्रैक्टिस करना। तो मॉक आप दिसंबर से देना स्टार्ट कर दो। क्यों, क्योंकि दिसंबर में मतलब 3-4 महीने जो भी रहेगा, एग्जाम के 3-4 महीने पहले से आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, तो वो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो आपका हो गया 40% सिलेबस कंप्लीट, 30% टेस्ट और रिवीजन और एनालिसिस, और 30% जब आप मॉक देते हो तो टोटल 100% हो जाता है। तब आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन पाने के। तो इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट कोर्स जरूर करना चाहिए। टेस्ट एंड रिवीजन का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। हम बताए भी हैं कि जहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा हो उसको एक जगह कहीं पे भी कॉपी डाउन करो और उसको बार बार देखते हुए रहना कि ठीक है मैंने ये मिस्टेक इस टॉपिक में किया था, नेक्स्ट टॉपिक में एटलीस्ट ये मिस्टेक तो ना हो, ठीक है। तो वो जरूर ध्यान देना। टाइमर यूज करना, आप कोई भी, जैसे आप वीकली मान लो, वीकली एक टेस्ट आप जरूर देना। जब भी आप टेस्ट देना 10 क्वेश्चन दे दो, 20 क्वेश्चन, टाइमर सेट कर लो।
आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पता है उससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी आपकी, दोनों चीजें एक साथ होगा। दिसंबर से आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। दिसंबर हमने इसलिए ले लिया, कोई भी एग्जाम है आपका जिस डेट को एग्जाम हो रहा है उससे 3 महीने पहले 4 महीने पहले आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। अच्छा, बच्चे लोग बहुत बार बोलते हैं मॉक मेरा अभी 50% भी कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हम क्यों मॉक दें, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक देंगे। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। आपका जितना सिलेबस कंप्लीट है आप उतने में ही मॉक दीजिए। मॉक आपको क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। टाइम आपका मैनेजमेंट करना सिखा देता है। तो मॉक आप जितना ज्यादा से ज्यादा दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम के पहले मम्मी लोग पहले बोलती थी कि एग्जाम के पहले लिखने का प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि वही स्पीड मेंटेन रहेगी। अगर पता चला एग्जाम जिस दिन है उसके उसी दिन लिख रहे हो तो उतना फ्लुएंसी से नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे ही जब आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके पहले उसी के पैटर्न का आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके वही दिमाग में वही थॉट रहे। अच्छा, 2 घंटे के एग्जाम है, मुझे इसमें ये टाइम देना है, इसमें ये टाइम देना है, इसमें ये टाइम देना है। पर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगाना है। जल्दी जो लेंदी क्वेश्चन है उसको एकदम हटा दो। जो पहले आंसर आ रहा है, जो हमें पता है कि इसका आंसर ये होगा, पहले उसको टिक करो, ताकि आप प्रेशर से बाहर निकलो। क्योंकि जब एग्जाम होता है ना तो बहुत सारा बच्चा अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाता है। तो पहले प्रेशर से बाहर निकलो कि भाई चलो कम से कम एटलीस्ट हमारा इतना हो गया कि अब हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। उतना तो पहले फटाफट कर लो ना, फिर उसके बाद देखना कि कैसे हम और रैंकिंग अपना बढ़ा सकते हैं। फिर जो मेरा टाइमिंग आधा घंटा बचा, आधे घंटे में देखो सेकंड में हमारा सेकंड लिस्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन हम बना सकते थे। अच्छा, ये बना सकते हैं तो इसमें अगर हम 2 मिनट टाइम देंगे तो ये क्वेश्चन 100% मेरा बन जाएगा। आप बिल्कुल फिर अटेम्प्ट करना उसको। तो ऐसे कर करके आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सब करना। कॉलेज और एंट्रेंस एग्जाम को प्रॉपरली, अच्छा कभी कभी होता है कि जैसे बच्चे लोगों का कॉलेज भी रहता है और एंट्रेंस एग्जाम का भी डेटा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कॉलेज का है, कॉलेज का मान लेते हैं अगर 5 तारीख से एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है 1 तारीख को जाए। तो ऐसे में दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको पता है कि आपको एग्जाम भी देना है, एंट्रेंस एग्जाम, उसी दौरान आपका कॉलेज एग्जाम भी होगा। तो आप स्टार्टिंग से दोनों को मैनेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि कॉलेज भी ना गुस्साए और एंट्रेंस एग्जाम भी ना गुस्साए। आपको दोनों को लेके चलना है। कॉलेज वाला भी आपको अच्छे से करना है और एंट्रेंस वाला। कॉलेज के लिए आप एक टाइम शेड्यूल कर दो कि मेरे को 2 घंटा 3 घंटा कॉलेज के लिए देना है, बाकी इसके लिए देना। और मस्ती के लिए आगे के लाइफ पड़ा है, मस्ती आगे कर लेना। कहीं अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, अच्छे से कॉलेज सिक्योर कर लो, उसके बाद आराम से कॉलेज में तो मस्ती ही रहता है। फिर कैसे कोई डिग्री कंप्लीट हो जाती है पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट है आपका टीचर। टीचर से डाउट जरूर पूछते रहना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन है नहीं बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा छोड़ देते हैं। या कोई सेल्फ पढ़ रहा है, सेल्फ बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बहुत सारे डाउट होते हैं, छोड़ देते हैं। तो हो सकता है उसी पैटर्न का आपका एग्जाम में आ जाए। तो एक बार टीचर से जरूर आप कंसल्ट कर लेना। अगर टीचर बोल रहा है कि इस पैटर्न का ये यूजलेस है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, उसको पता रहता है कि इस एग्जाम में किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर टीचर उसे समझेगा तो आपको बता देगा कि बेटा इसका ये पैटर्न है। और अगर उचित नहीं समझेगा तो बोल देगा ये टॉपिक छोड़ दो, इसमें तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है और पता चला हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में वो आए भी ना, तो इसलिए वो छोड़वा देता है, ताकि उसकी जगह तुम दूसरा टॉपिक कवर कर लो जिसमें टाइम कम लगेगा और श्योरिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि बहुत सारा होता है ना एग्जाम में, इस टॉपिक का ये वेटेज, इस टॉपिक का ये वेटेज, तो टीचर को पता रहता है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। बहुत सारा होता है, जैसे एमसीए का है, हम एग्जाम एमसीए का ही कराते हैं। कुछ टॉपिक एमसीए के रीजनिंग में नहीं आते, वही टॉपिक एसएससी में आते हैं, वही टॉपिक बैंकिंग में आते हैं। तो सबका अलग अलग सिलेबस होता है। तो टीचर के टच में रहोगे, टीचर से पूछते रहोगे तो आप अच्छे से
समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। अच्छा, कभी होता है कि एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम आपका कॉलेज का एग्ज़ाम है, आप उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, बच्चे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हम नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे एग्ज़ाम का, अगले साल देंगे। तो अगले साल आपको ड्रॉप लेना है, आप बिल्कुल लो, लेकिन पहले ये अपनी आत्मा से पूछो कि जो ये एक साल था, क्या एक साल में आप उतना एफर्ट से पढ़े हो? क्या आप उतना मन लगा करके पढ़े हो? अगर यही सब हरकत रहा जैसा कॉलेज टाइम पे आप की हो, अगर यही ड्रॉप लेने के बाद भी आपका रहेगा, तो फिर आप ड्रॉप मत लेना। आप ड्रॉप तभी लेना जब आपको श्योर हो कि अब हमको टॉप के कॉलेज में जाना है, रातों दिन इसी में मेहनत करनी, तब तो आपका ड्रॉप लेना ठीक भी है। अदरवाइज अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो ड्रॉप लेना और नहीं लेना, उसके लिए ऑलरेडी हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि कब ड्रॉप लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। प्रिपरेशन, अगर आपको पता है कि आपको इस ईयर एग्ज़ाम देना है, आप देख लो आपके पास 8 महीने, 9 महीने, 1 साल है या 2 साल है, जितना भी है, आप उसके अकॉर्डिंगली अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि लोग बोलता है, जैसे बहुत बार होता है, अरे अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, हमें तो थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग बोलते हो 2 साल, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 साल आपके हाथ में नहीं रहते। कभी कॉलेज का एग्ज़ाम, कभी घर में कोई फंक्शन, कभी खुद का तबीयत खराब हो गया, कभी पता चला पिकनिक में चले गए, कभी किसी रिलेटिव की शादी में चले गए, वहाँ बिजी हो गए, तो कभी घर का ऐसा टेंशन माहौल, तो बहुत सारा इशू हो जाता है। इसलिए आपको अगर 2 साल मिल रहा है तो आप मान के चलो कि आपको 1 ही साल मिल रहा है, उसका एकदम जस्ट हाफ कर देना। अगर आपको 1 साल मिल रहा है तो आप मान के चलो कि आपके हाथ में 6 महीना है। जब 6 महीना सोचोगे तब आपके पास 7 महीना आ पाएगा। ठीक है, तो कभी ये मत सोचो अरे 1 साल है, 1 साल में कर लेंगे, कभी नहीं ऐसा होता। बहुत लोग कभी कभी होता है ना कि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, आज की डेट है, अरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, और जब लास्ट का 2 महीने बचता है ना, अरे अभी तो हम 50% भी नहीं कंप्लीट करें, तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए अगर पता है आपको ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम इतने साल बाद या इतने दिन बाद या इतने महीने बाद है, तो उसका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का वेटेज होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो कभी होता है जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता है आप जो क्वेश्चन नंबर सपोज 19 अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ये 100% आप बना लेंगे, और उस समय आपको एग्जामिनर होता है कि नहीं आपका टाइम ओवर हो गया, आप सबमिट करो, जो ऑनलाइन का है वो भी सबमिट हो जाता है, तब आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन अब बना लेते तो मेरे को 12 नंबर मिल जाता। तो तब लगता है आधा आधा मिनट का वेटेज क्या होता है, एक एक मिनट का वेटेज क्या होता है। मैं कितने भी स्टूडेंट को ऐसे भी देखी हूँ, पता चला एक बार मैं अपनी बेटी का ही एग्ज़ाम दिलाने जाती थी, तो वहाँ पे था जैसे जो भी कॉलेज होता है तो रिपोर्टिंग टाइमिंग होता है, आप इतने बजे कॉलेज के अंदर इंटर कर जाइए। तो ठीक है, मेरी बेटी इंटर कर गई, हम लोग बाहर ही थे, एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसको पिक करके घर जाए। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब गेट भी है 5 मिनट तक और एक्स्ट्रा खुला रहा, बहुत सारे बच्चे होता है, कभी कोई जाम में फंस गया, कभी किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो गेट क्लोज हो गया। अब पता चला एक बच्चा भागता भागता आ रहा है, मैम प्लीज़ खोल दीजिए, वो ट्रैफिक में फंस गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने फाइनली गेट नहीं खोला, जबकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 25 मिनट बाकी थे, उसके बाद भी उन्होंने गेट नहीं खोला। वो बच्चा वहाँ बैठ करके इतना रोया है, मैं बात नहीं, मतलब हमको एक लग रहा था दर्द, और बोल रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए मैंने 1 साल मेहनत करी, 1 साल मेहनत करने के बाद मुझे इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी कि ये एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, उसको एग्ज़ाम ही नहीं देने को मिला। तो वही है, एक एक 2-2 मिनट का वेटेज होता है। तो इसलिए टाइम नहीं किल करना चाहिए,
हम जस्ट ऐसे ही आपको बता दिए, ताकि हो सकता है मेरी इसी स्टोरी से आप मोटिवेट हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें फ़ायदा आप ही का होगा, मेरा नहीं होगा। तो और अगर इन केस इसमें लिखा है इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, मतलब अगर गलती से आप कोई एग्ज़ाम आप किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं पा रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि आप लायक हैं। ठीक है, आप ये सोचना कि ये एग्ज़ाम मेरी किस्मत में नहीं, हो सकता है भगवान मुझे इससे अच्छी जगह भेजना चाहता है। क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने वही वाला हादसा बताया आपको बच्चे का, कि मतलब इतना वो अंदर एग्ज़ाम चल रहा है, वो बच्चा कम से कम 1.5-2 घंटा वहाँ बैठ करके रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी साल भर मेहनत करने के बाद उसको एग्ज़ाम करनी है, और वो बार बार बोल रहा था मैम प्लीज़ अभी भी कर दीजिए, अभी भी कर दीजिए। नहीं, लेकिन उन्होंने ठान ली कि नहीं, मुझे नई एंट्री देनी है तो नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लायक हो, बट हो सकता है किस्मत आपको उससे भी अच्छी जगह पहुंचाना चाहती है। तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर कोई बच्चा दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सफलता जरूर पाएगा। हो सकता है आपका, जैसे बहुत सारा होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत एग्ज़ाम देते हैं, किसी में रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो पता चला इंटरव्यू में हो सकता है उनसे कुछ ऐसा कंडीशन हो गया और पेपर इनकम्प्लीट हो, या बहुत सारा इशू हो जाता है, नहीं हो पाता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने 10 एग्ज़ाम दिए, 10 में मैं सिलेक्शन होते होते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बदल गई। तो ऐसा भी हो जाता है, तो उससे हताश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान ने जन्म दिया है, इस धरती पे लाए हैं, तो भगवान सारे बच्चों का एक टारगेट फिक्स करके रखते हैं कि तुम्हारा जन्म इस उद्देश्य के लिए हुआ है, और जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक उस बच्चे की मृत्यु भी नहीं होती। तो इसीलिए फिलहाल हम अभी जन्म मृत्यु तक नहीं आते हैं। आपका है, आपको सिलेक्शन पाना है, तो कुछ ये टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली वीडियो भी अपना अपलोड कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच।